नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नेहा और आपका स्वागत है विधि विद्या क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि रिलेटेड है हमारी थर्ड नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन से। इससे पहले आप ये देखें, आई विल सजेस्ट कि आप इमरजेंसी का पार्ट 1 और 2 भी देख लें सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। उन दोनों के ही लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइडेड है, वहाँ से आपको सभी की PDF भी मिल जाएगी सो दैट यू कैन रिवाइज इट इन फ्यूचर, राइट। सो नाउ वी विल स्टार्ट इट। 1971 में इलेक्शंस हो रहे थे लोकसभा के और रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंदिरा गांधी और मिस्टर राज नारायण दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे। वहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट में मिसेस इंदिरा गांधी जीती रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से और राज नारायण ने चार्जेस लगाए उन पर कि आपने वॉयलेशन किया है इलेक्शन कोड का और आपने गलत तरीके से इलेक्शंस जीते हैं, ठीक है, और आपने इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस की हैं, जैसे कि आपने ब्राइबरी का यूज़ किया है, आपने घूस दी है लोगों को और आपने एक्सेप्टेबल बजट जो होता है उसको भी एक्सीड किया है। हर एक इलेक्शन में एक लिमिटेड अमाउंट आप जो है खर्च कर सकते हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स पर, ठीक, तो आपने उसको भी एक्सीड किया है। और ये कहते हुए राज नारायण जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस जो है फाइल किया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वहाँ पर जगमोहन लाल सिन्हा जो है ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट। और ठीक है, और यहाँ पर मिसेस गांधी का इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया एंड शी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो अब उन्हें को सुप्रीम कोर्ट में वो गई और अपील उन्हों को ऑब्वियसली फाइल करने का अधिकार सभी को होता है। अब उन्होंने वहां पर फाइल करी अपील। नाउ शी इज पिटिशनर इन द केस एंड रेस्पोंडेंट हो गए मिस्टर राज नारायण। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ तो पिटिशनर राज नारायण थे, यानी जिसने केस फाइल किया है वो पिटिशनर है और जिसके अगेंस्ट फाइल किया गया है रेस्पोंडेंट वो इंदिरा गांधी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो इंदिरा गांधी जा रही हैं अपील लेकर, ठीक है, तो नाउ शी इज पिटिशनर एंड राज नारायण इज रेस्पोंडेंट राइट नाउ। तो 24 जून 1975 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस टाइम पर वैकेशन पर चल रही थी, तो वहाँ पर कंडीशनल स्टे दे दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर और बोला गया कि ठीक है, आपका इलेक्शन वहाँ नल एंड वॉइड डिक्लेयर हुआ है, लेकिन आप जब तक प्राइम मिनिस्टर एक्ट करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन फाइनल नहीं आ जाएगा। लेकिन इस दौरान आप पार्लियामेंट में जो भी काम हो रहे हैं, यानी किसी भी लॉ पर डिस्कशन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, आप वहां पर वोट नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो वोटिंग का अधिकार उनसे ले लिया गया और इंदिरा गांधी जी को बोला गया कि आप 11 अगस्त 1975 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अब अपीयर होंगी और उसके बाद आपका फिर सुनवाई होगी केस की। अब 24 जून को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप वोट नहीं कर सकती हैं ऑल्दो यू कैन एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर, 25 जून को ही, यानी कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, प्रेसिडेंट फाखरुद्दीन अली अहमद साहब ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी, नेशनल इमरजेंसी, और ग्राउंड दिया था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है और इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ख़राब चल रही हैं देश की। तो आपने याद होगा कि फर्स्ट और सेकेंड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी when there is threat to national security, Indo-Pak war and Indo-China war was there। यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं था बट स्टिल द ग्राउंड वाज गिवन कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। देन 11 अगस्त को आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयर होना था इंदिरा गांधी को और 10 अगस्त को पार्लियामेंट में एक 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जहां आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं या चेंजेस ला रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं, उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। तो 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1975 10 अगस्त को और आर्टिकल 329A उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और क्या लिखा आर्टिकल 329A में कि अगर कोई भी इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, तो उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा इलेक्शन हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का या किसी का, तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि आप इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कीजिए और कोई माल प्रैक्टिस हुई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो एक्ट है आपका उसका जो है इन्होंने उल्लंघन कर दिया है, इस तरीके की बात नहीं की जा सकती, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और फिर क्या होगा, क्या रेमेडी है? रेमेडी ये है कि हम पार्लियामेंट ही एक कमेटी बनाएगा और अगर किसी को वो चैलेंज भी करना है इलेक्शन तो उस पार्लियामेंट कमेटी के द्वारा फिर वो सुनवाई होगी। तो 10 अगस्त को ये अमेंडमेंट आ गया और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जाना था आपको। तो अब एक और काम किया कि 39th अमेंडमेंट को आपने 9th शेड्यूल में रख दिया।
किस किस चीज़ को? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1951 ऑफ 1974 एंड इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। अब 9th शेड्यूल में जब आपने पुट किया है, व्हाट डज इट मीन? कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में रखा जाता है तो डेट मीन्स कि इस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यानी किसी भी कोई भी पार्लियामेंट ऐसा लॉ ला रहा है जो कि 9th शेड्यूल में सेव कर दिया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं हो सकती कि ये लॉ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं वैलिड है। ऑलराइट, सो आपने अब ये 9th शेड्यूल में भी डाल दिया है तो डेट मीन्स अब तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है सुनवाई ही नहीं कर सकता। तो अब क्या किया जाए? तो राजनारायण जी, जो कि केस ऑलरेडी चल रहा था, इंदिरा गांधी अपील डाली थी, तो राजनारायण ने अब उसमें चैलेंज किया कि 39th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी इसको आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कीजिए। और क्या बोला उन्होंने कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा उसके अगेंस्ट है, जो कि केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, जैसे कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ सबके पास इक्वालिटी का अधिकार है, सबका रिलीजन प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है, तो और हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, यानी कि सेंटर और पावर के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर्स का, सेंटर यूनिटरी नहीं हो सकता है, तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर थे। तो बोल रहे हैं राजनारायण जी की 39th अमेंडमेंट इसके अगेंस्ट है और इसको इस ग्राउंड पर उन्होंने चैलेंज किया। अब रेस्पोंडेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं? यहाँ रेस्पोंडेंट कौन है? यहाँ राजनारायण रेस्पोंडेंट है क्योंकि अपील इंदिरा गांधी ने फाइल की हुई है। तो क्या बोल रहे हैं ये कि 39th अमेंडमेंट हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरी बात बोल रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर हैं और ये अमेंडमेंट इन दोनों के ही अगेंस्ट है, ठीक है, सब इक्वल है लॉ में। और आप यहाँ पर अब क्या किया है कि प्रेसिडेंट ने एक जो है अमेंडमेंट लाया, उसको साइन कर दिया और आप बोल रहे हैं कि अब कुछ भी जो है आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं इस लॉ को और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि इस वजह से आपने एक जो है बड़ी पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया है प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को, और ये तो हमारे आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट है, ठीक है। फिर आगे बोल रहे हैं कि अमेंडमेंट ने पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन ही कोर्ट से ले लिया है, यानी कोर्ट में भाई केस फाइल होता है, कोर्ट उसका सुनवाई करेगा, फिर डिसाइड होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है या नहीं है, इनवैलिड तो नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया है तो हु विल चेक कि ठीक है या नहीं है लॉ? ऑब्वियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट विल चेक। लेकिन आपने तो ये बोल दिया कि कोई भी अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसको सिर्फ पार्लियामेंट की कमेटी में ही चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो डेट मीन्स यू आर टेकिंग अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। एंड ही ऑल्सो सेट कि आर्टिकल 368 जो है आपका, अब आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, आप चेंज कर सकते हैं और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला, जो रेस्पोंडेंट है आपके, कि पार्लियामेंट आप को ठीक है 368 में पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन क्या वो ऐसी अमेंडमेंट भी ला सकता है जिससे ये डिसाइड किया जाए कि कौन जीतेगा इलेक्शन और कौन नहीं जीतेगा इलेक्शन? क्योंकि इंदिरा गांधी जी इलेक्शन जीत गई, हमने बोला कि गलत तरीके से जीत रही हैं, तो अब आपने बोल दिया आप इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं और अमेंडमेंट ले आए आप। तो क्या इस तरीके का अमेंडमेंट भी अलाउड है आर्टिकल 368 के अंडर? तो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये रेस्पोंडेंट ने के आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब पिटिशनर ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए हैं, यानी कि इंदिरा गांधी की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स आए हैं? इन्होंने बोला रूल ऑफ लॉ कोई बेसिक स्ट्रक्चर का तो पार्ट है नहीं और ना ही जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि केशवानंद भारती केस ने बोला था कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हमारी वायलेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बोल रहे हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड जो है और उसका जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कोई बात केशवानंद भारती केस में नहीं बोली गई है। रूल ऑफ लॉ नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी सब इक्वल हैं उसके आगे, लॉ के आगे, ऐसे भी कोई बात तो आपने बोली नहीं थी केशवानंद भारती केस में। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू का एक्सक्लूजन हो सकता है, 9th शेड्यूल में भी हम ऐसी कोई भी लॉ लाया जा सकता है और हम ऐसे अमेंडमेंट भी ला सकते हैं जहां पर हम ये बोलें कि भाई कोर्ट इस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, एंड दिस इज परमिसिएबल, दिस इज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय पिटिशनर। देन ये बोल रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू से आर्टिकल 14 का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट आर्टिकल एक ऐसा लॉ ले आया है कि उसको जुडिशियल रिव्यू अब नहीं करने देंगे, तो दिस इज अगेंस्ट इक्वालिटी ऑल्सो, क्योंकि एक बंदा चाहता है कि भाई हम चैलेंज करें इलेक्शन को और आप कह रहे हैं कि नहीं आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो आपने उसको अनइक्वल बना दिया, क्योंकि उसका जो बोलने का अधिकार था उसको एक सुनवाई वो चाह रहा है कि हो, और
आप ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई वो नहीं होनी चाहिए अमेंडमेंट के थ्रू, तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशियल रिव्यू का एक्सक्लूजन हो सकता है और इससे एक बराबरी का जो अधिकार होता है आर्टिकल 14 में, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जजमेंट अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर आर्ग्यूमेंट्स हुए और हमारी 5 जजेस बेंच उस टाइम पर थी सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे AN रे और बाकी थे जस्टिस मैथ्यू, MH बेग, HR खन्ना एंड जस्टिस चंद्रचूड़। तो क्या जजमेंट दिया है इन 5 जजेस की बेंच ने? सबसे पहले इन्होंने बोला कि अमेंडमेंट हमारी सेपरेशन ऑफ पावर जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स लेजिस्लेचर अलग काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग, एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क स्पेयर, राइट। तो यहाँ पर आपने एक जुडिशियल फंक्शन दे दिया है लेजिस्लेचर को कि पार्लियामेंट कमेटी ही सब डिसाइड कर लेगी और कोई से जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं है इलेक्शन को जब चैलेंज किया जाता है। तो आप एक जुडिशियल फंक्शन एक लेजिस्लेचर से करवा रहे हैं, दैट्स वाई सेपरेशन ऑफ पावर की ये वायलेशन है। दूसरा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329A जिसमें ये बोला गया था कि आप नहीं इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं, उसको भी स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। देन बोला कि ये बिल्कुल आर्टिकल 14 के भी वायलेशन में है, क्योंकि कोई आप किसी को जो है कोर्ट में आने का ही अधिकार नहीं देंगे अगर, तो फिर ऑब्वियसली उसका जो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा उसके फंडामेंटल राइट का। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बोली कि रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माने जाएंगे। ठीक, देन इट सेट ऑडी एल्ट्रम पार्टम का ये वायलेशन है, जहाँ पर हमको अधिकार होता है कि हमको एक सुनवाई फेयर मिलेगी, यानी अगर कोई भी के साथ भी कोई माल प्रैक्टिस हुई है, कोई अन्याय हुआ है, तो कौन उसको अब उसके रेमेडी कहाँ से मिलेगी? कोर्ट ऑफ लॉ से मिलेगी। लेकिन आप अगर बोल दें कि कोर्ट ऑफ लॉ ही आप नहीं जा सकते हैं, तो राइट ऑफ फेयर हियरिंग तो खत्म ही हो गया। तो दैट्स वाई दे सेड दिस इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, और ये अमेंडमेंट को इस ग्राउंड पर भी जो है वायलेटिव माना गया। ठीक, लास्ट में लेकिन इस फ्री किया गया इंदिरा गांधी को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड है, उसको इन्होंने चेंज कर दिया और बोला कि इलेक्शन नल एंड वॉइड नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये जो 39th अमेंडमेंट थी इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है, और अगर कोई भी आपको नहीं इसमें समझ में आई है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर द सेम। और इसके बाद आपका एक केस लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट बचता है इमरजेंसी प्रोविजन से ही रिलेटेड, दैट वी विल अपलोड वेरी सून। सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।